Hi guys, welcome to Dog Booster Knowledge channel. This is Dr. Mayank Mishra and I'm back with another video. Please make sure you like, share and subscribe our channel. तो आज हमारे साथ डॉक्टर नौशाद हैं हेलो जिन्होंने यूक्रेन से एमबीबीएस की है. प्लीज डॉक्टर नौशाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हेलो मैं नौशाद हाशमी हूँ और मैंने यूक्रेन से एमबीबीएस करी है इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सो डॉक्टर नौशाद आप जी, कौन से ईयर में गए थे यूक्रेन? मैं 2017 में गया था। ओके, और आप ग्रेजुएट कब हुए वहाँ से? 23। 23 में आप ग्रेजुएट जी। हुए. तो डॉक्टर नौशाद हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपको ये कैसे पता चला, किस सोर्स के थ्रू पता चला कि यूक्रेन में एमबीबीएस के कोर्सेज होते हैं, इंटरनेट के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू, मतलब या फिर किसी कंसल्टेंट ने आपको बताया, कहीं एडवर्टाइजमेंट देखी, ये आपको कहाँ से पता चला कि यूक्रेन में एमबीबीएस के कोर्सेज करवाए जाते हैं? नहीं, एज सच किसी कंसल्टेंट के थ्रू तो मेरी ऐसी हुई नहीं। ओके. एक्चुअली मेरे एक कज़न रहते थे वहाँ, तो ओके. उनके थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिला और एक तरह से देखा जाए तो उनको ही कॉपी करते हुए मैं उधर पहुँचा। ओके, तो आपके कोई नोन ऑलरेडी वहाँ पे जी, एमबीबीएस कर रहे थे, एग्ज़ैक्टली हाँ। तो आप उनके थ्रू वहाँ पे आपने एडमिशन लिया. जी। ओके, सो मतलब उनके थ्रू नहीं, हाँ. मतलब हाँ, हुँ. उन्होंने रास्ता दिखाया तो फिर मैं हुँ, फ़ॉलो अप हुँ, करते हुँ. हुए उधर पहुँच गया। तो जैसा कि आपने बताया, हुँ, तो हुँ। थोड़ा-सा हम आपकी लाइफ़ ड्यूरिंग एमबीबीएस डिस्कस करेंगे इन वेरी शॉर्ट क्रिस्प कि जी, वहाँ जी। पे रहने का कैसे था, खाने-पीने का कैसा था? थोड़ा-सा ये हुँ, हुँ। यूक्रेन के बारे में बताइए. एक्चुअली वहाँ जाने के बाद सबसे पहला जो हमें फ़ील होता है, जो इंडियन स्पाइसेस की जो हमें तलब होती है यहाँ ज़्यादा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्लेन रहती हैं। मतलब स्पाइसेस कम रहता है और हुँ, हुँ. ऑयल कम रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें अडैप्ट ओके. करने में थोड़ा वक़्त लगता है। हुँ, हुँ. बट डे बाय डे अगर आप उस रूटीन को फ़ॉलो करते रहेंगे तो विदिन फ्यू मंथ्स आप मतलब एक्कोमोडेट कर जाते हैं उस एनवायरनमेंट में। थोड़ा ओके. वक़्त लगता है बट एज़ ओके. सच ठीक हो जाता है मामला। और वहाँ पे स्टूडेंट्स जो इंडिया से जाते हैं, हाँ, हाँ। वो क्या उनके लिए यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करती है या फिर वो फ्लैट में भी रह सकते हैं, अलाउ करती है यूनिवर्सिटीज़? नहीं, हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं। उसके 2 पहलू कह सकते हैं कि अगर ओके. आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हुँ, हुँ. तो आपको ईज़िली हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है। इवन आप ओके. फ्लैट्स में रहना चाहें, तो फ्लैट्स में भी रह सकते हैं। हुँ, हुँ. और डिपेंड ऑन आपके बजट्स कैसे हैं, वो हुँ. भी एक फैक्टर बनता है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं या फिर अपने ग्रुप मेट्स के साथ रहना चाहते हैं। तो ये कुछ है पॉइंट्स जिसको नज़र में रखते हुए आदमी हुँ, हुँ. या तो फ्लैट प्रेफ़र करता है या तो हॉस्टल। ओके. तो इट डिपेंड ऑन देयर और चॉइस। इंडियन मेसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं या फिर आप खुद ही कुकिंग करते थे? मेसेज है अवेलेबल, हुँ, हुँ. ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे मेस अवेलेबल है नहीं, हुँ, हुँ. बट बहुत सारे लोग खुद भी प्रेफ़र करते हैं कुक करना, बना के खुद से खाना। ओके. सो अब वीडियो के मेन पॉइंट पे आ जाते हैं डॉक्टर नौशाद जी। कि आपके जो यूक्रेनियंस हमारे एफएमजीज थे, उनका रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे क्या स्ट्रगल रहा था, थोड़ा बहुत हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जी, जी, तो बिल्कुल। जैसा कि आप वहाँ पे थे, तो क्या आपको लग रहा था कि रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर देगा या फिर ऐसा कोई वॉर हो जाएगा, रशिया वर्सेस कलेक्टिव वेस्ट ही कह लें उस वॉर को हम अगर? एग्ज़ैक्टली कहा जाए तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि जैसा ये लोग कह रहे थे एक साइज़ वॉर हो रहा है या फिर जो भी कुछ हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड था। इवेंचुअली वो आगे बढ़ते-बढ़ते ये वॉर की शक्ल ले ली, बट हमें ज़रा भी कहीं से अंदाज़ा नहीं था कि ये वॉर होने वाला है। मतलब इस सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर नहीं थे और ना ही यूक्रेनियन लोकल्स प्रिपेयर थे ऑब्वियसली कोई भी। कि वहाँ पे वॉर होने वाला है. जी, बिल्कुल। तो जब रशिया ने फाइनली 24 फ़ेब आई गेस डेट थी, जब उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन या वॉर अनाउंस कर दिया जी। यूक्रेन के ऊपर, तो आपको बिलीव हो रहा था कि ये वॉर एक्चुअली स्टार्ट हो गया है जब न्यूज़ में आने लगा, आपको जेट्स की, मिसाइल्स की, अलग-अलग प्रोजेक्टाइल्स की आवाज़ आने लगी? जी, उस वक़्त तो ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें हमारी आँखों के सामने हैं तो हमें तो यकीन करना ही, बट जैसा मैंने पहले कहा कि हम बिल्कुल अनअवेयर थे, अनएक्सपेक्टेड थे कि ऐसा कुछ होने वाला भी है। हुँ. और उस वक़्त सब लोग पैनिक हो गए थे क्योंकि अचानक से आपकी आँखों के सामने से कोई मिसाइल आए या फिर जेट्स की आवाज़ें आएँ, और वो ऐसा नहीं कि दिन के टाइम पे, एकदम सुबह फ़जर के वक़्त जो वो टाइम होता है उस टाइम पे आपकी उस चीज़ से आँखें खुले, तो वाक़ई वो खौफ़नाक मंज़र होता रहा। काफ़ी हॉरिबल जी, एक्सपीरियंस था काफ़ी, आपका. काफ़ी। तो जी। वॉर ब्रोक होने के बाद जैसा आपने बताया कि आप फ्लैट में रह रहे थे, जी, जी, जी। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आप फ्लैट पे ही रुके या फिर आप हॉस्टल वापस गए?
नहीं, उस टाइम पे असल हमें डर ये लग रहा था कि अगर कुछ होता है तो हम अकेले हैं फ्लैट पे, और ना वहाँ पे बंकर या फिर कुछ, हमें अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, तो इसके वजह से हमने फर्स्ट स्टेप उठाया कि हम हॉस्टल चले जाएं, और वहाँ पे हमें हॉस्टल वालों ने सपोर्ट भी करा कि हमें एंट्री दिला दी, हालांकि हम ओके। बाहर रहते थे फिर भी। हुँ। और फिर हम हॉस्टल में गए, फिर वहाँ पे हमने जो भी आगे का प्रोसेस हमने करा, बट ओके। ये था कि सब मिलजुल के हम लोग हॉस्टल शिफ्ट हो गए थे। ओके, तो जब रशिया एयर स्ट्राइक्स करता था या फिर जब आपकी सिटी में जब वॉर के सायरन्स बजते थे कि अब मिसाइल्स इनकमिंग हैं, तो हम्म। उस टाइम पे आप लोग क्या बंकर्स में जाते थे या हॉस्टल के बेसमेंट में? उस टाइम पे क्या इंस्ट्रक्शंस होते थे वहाँ की अथॉरिटी के, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, यूनिवर्सिटीज़ के, क्या कि आप अपने आप को कैसे बचाएँ? उस वक्त ये सिनेरियो रहता था कि जैसे ही सायरन बजता था, हमारे फ़ोन पे एक ऐप था, उसके थ्रू सबके फ़ोन बजने लगते थे कि हाँ, अब सायरन बज रहा है, अब अलर्ट हो जाओ या फिर बेसमेंट में चले जाओ। तो उस वक्त हमारा यही रहता था कि हम अपने हॉस्टल से ऊपर से बस हॉस्टल के नीचे ही बेसमेंट बना हुआ था, तो वहाँ हम लोग जा करके शेल्टर एज अ मतलब सेफली वहीं फील करते थे, वहीं जाके हम लोग छिप जाते थे जब तक सायरन बजता था तब तक, और सायरन ऑफ होने के बाद तब हम वहाँ से बाहर निकलते थे। ओके, तो जी। डॉक्टर नौशाद, और हमने ये भी देखा था कि जब वॉर ब्रोक हुआ था तो रशिया ने काफ़ी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह पे भी अटैक किया था, और काफ़ी सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज थे उनके, जहाँ वो स्टोर करके रखते थे फ्यूल वगैरह, वो सब ऐसे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं हम्म, वहाँ अटैक किया था। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हैम्पर हो गई थी? ये सारी चीज़ें, खाना पीना और एटीएम से कैश विथड्रॉल, इन सब में क्या प्रॉब्लम्स होती थी? क्या कुछ आपने ऐसा फेस किया वहाँ पे? वहाँ पे कैश की एक जो दिक्कत आती थी ड्यूरिंग वॉर, ऐसा था कि एटीएम्स के कई मशीन में कैश खत्म हो गया था, और आदमी के पास अगर कैश ना हो तो वो फिर वो अगर अपनी कंट्री में रहे तो फिर कोई दूसरा रास्ता निकाल सकता है, बट अगर फॉरेन कंट्री में उसके पास कैश भी नहीं है तो इट विल बी टोटली लाइक एग्री। टोटली हेल हेल सिचुएशन रहता है वो। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन था कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर वो जो एनर्जी सोर्स वगैरह जो एनर्जी होता है, हाँ। क्राइसिस हो गई थी। हाँ, वो बीच में हुँ, हुआ था ऐसा कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कि गायब हो गई वहाँ थी। लाइट कट जाती अंधेरे में थी। रहना पड़ा था। एग्ज़ैक्टली, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था, और ओके। इनफैक्ट हमने भी फेस करा था और इन चीज़ों को। रशिया में था मैं उस टाइम पे, तो हमने देखा था कि काफ़ी लंबी-लंबी लाइनें लगती थी पानी के लिए, राशन की दुकानों पे, मॉल्स में लंबी-लंबी लाइनें लगती थीं, तो ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ी थी। एग्ज़ैक्टली, ये चीज़ें क्योंकि हमारी बेसिक नीड है, हम पानी पी के और खाना खा के तो ज़िंदा रह सकते हैं, बट ये था ना कि लोग पैनिक हो गए थे, अभी जो बेसिक नीड है एटलीस्ट उसके पीछे लोग ज़्यादा पहले भागते थे। तो इस वजह से राशन, पानी, खाना-पीना में थोड़ा दिक्कत हुआ था ओके उस डॉक टाइम पे। ओके डॉक्टर नौशाद, अब हम बात करते हैं इंडियंस के इवैक्यूएशन पे। जैसा हुँ। कि हमने न्यूज़ में देखा था या फिर मतलब अलग-अलग सोर्सेज़ से हमें पता चला था कि इंडिया ने भी ऑपरेशन गंगा वगैरह लॉन्च किया था, और काफ़ी सारे जो यूक्रेन के नेबर में बॉर्डर्स थे, जैसे कि रोमानिया, पोलैंड, है ना? यहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट किया गया था। तो आपका इवैक्यूएशन कैसे हुआ था? और आपके अगर कोई नोन फ्रेंड दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में थे, अगर आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में भी पता हो तो प्लीज़ शेयर करें हमारी ऑडियंस से। कैसे इवैक्यूएशन हुआ था? बसेज़ भी चलाई गई थीं जो नेबरहुड में बॉर्डर तक लेके जा रही थीं? एक्चुअली उस टाइम पे सीन ये था कि जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम पे वो फ्लाइट्स की आवाज़ की वजह से हमारी नींद खुली, और हम डरते-डरते हॉस्टल पहुँचे किसी तरीके से, और हमें ये एक बेनिफिट मिला हॉस्टल पहुँच के कि हम एक ग्रुप बना लिए 15-20 लोगों का, ओके। ताकि उस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेने में फ़ायदा मिला। हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि कैसे निकलना है यहाँ से, और साथ ही साथ हम लोग इंडियन एम्बेसी में भी फ़ोन करके पता करते थे कि हमें कुछ रास्ता बताओ कि कैसे हम यहाँ से निकले। तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि आप किसी तरह से किसी बॉर्डर पे आ जाओ, मतलब या तो रोमानिया आ जाओ, पोलैंड आ जाओ, किसी बॉर्डर पे आ जाओ। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे हमें हमारे साथ ये था कि हम यहाँ से निकले कैसे? जबकि हम वॉर ज़ोन पे हैं और बॉर्डर कंट्री को क्रॉस करते हुए उस जगह पे पहुँचना है। हुँ, हुँ। तो ये थोड़ा टफ सिचुएशन था। तो हमने ये करा कि एक बस हमने खुद से ही करी, कंट्रीब्यूट करके आपस में ही, खुद से ही हायर और की। जी, जी। हुँ, हुँ। और उस बस में हम लोगों ने एक-दूसरे के सहारा लेते हुए हम लोग रोमानिया पहुँच गए थे। ओके, फिर रोमानिया से आप लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। जी, रोमानिया से ऑपरेशन गंगा था, ओके, ओके। उसके लिए हमारे हुँ, एयरलिफ्ट हुँ, करा करा हुँ। था। तो इंडिया आने के बाद फिर आपको अपने एकेडमिक्स की
ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रेस होने लगा होगा कि आगे ऑफ कोर्स, हमारी ऑफ कोर्स, डिग्री ऑफ कैसे कोर्स। कंप्लीट होगी और बहुत सारी गाइडलाइंस आने लगीं, हुँ, हुँ। इंटर्नशिप क्राइटेरियाज़ को लेके अलग-अलग चीज़ें आने लगीं और डिग्री कंप्लीट हो, ऑफ़लाइन डिग्री मिले, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा बताइए? एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे ये सिचुएशन था कि हम वॉर से आ तो गए थे, हुँ, बच के, मतलब जान बचा के आ तो गए। फिर यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि कहीं मीनिंगलेस हो गई ज़िंदगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अच्छे खासे वक़्त लग चुके थे वहाँ पे उस डिग्री के लिए। और ऐसा था कि एनएमसी के कुछ रूल्स आते थे कि विदिन 54 मंथ्स आपके डिग्री नहीं होने चाहिए। और उसी बीच एक झटका लग चुका था कोरोना का। हुँ, कोविड, ड्यूरिंग कोविड भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया कि ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें थी। और अभी वॉर के ड्यूरेशन में भी लगभग 1 साल का गैप ये आपके वॉर की वजह से। तो हमें ये डर लग रहा था कि हमारे 54 मंथ्स पूरे होंगे कि नहीं होंगे। प्लस हमें ये लग रहा था कि हमें इंडिया में आने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, हमारी डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। और उसके बाद ये भी था कि हम वहाँ से आ तो गए, हमारी डिग्री मिलेगी कैसे? हमारी एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू कैसे होगी? तो ये कुछ चीज़ें थी, जिसकी वजह से तो आपने फिर अपनी डिग्री कैसे यहीं पे रह के ऑनलाइन ली या फिर आप वापस गए? उस नहीं, जैसा मैंने कहा कि अभी हमें डर लग रहा था कि ये 54 मंथ्स का क्राइटेरिया, जो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हमारी डिग्री ओके, वैलिड होगी या नहीं होगी। इसके लिए हमने बस जोखा उठाया और चल दिए वहाँ, और यूक्रेन। ओके, तो तो आप वापस गए जी, वॉर की सिचुएशन में और और फिर वहाँ से ऑफ़लाइन ग्रेजुएट स्टडी होके कंप्लीट करी और वापस आ गए। ड्यूरिंग वॉर जी, जी, ओके, तो आपने ड्यूरिंग वॉर वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करके वापस आए। एग्ज़ैक्टली। ओके, सो ग्रेट। सो अच्छा और अभी इंटर्नशिप के लिए जैसे हमने शायद सुना है कि 2 साल या 3 साल के लिए यूक्रेनियन एफएमजीज़ को इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसके बारे में शायद ये है कि जिन्होंने कोविड के टाइम पे और ये वॉर ड्यूरेशन में इंडिया में रह के अपनी जान बचा के यहाँ रह रहे हैं हुँ, हुँ। और उनको डिग्री मिल गई, तो उनको 3 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो 3 साल का मतलब ये हुआ कि 6 साल का वहाँ कोर्स प्लस ये 3 साल, तो मतलब 9 साल। ओके। ज़िंदगी के 10 साल आप डिग्री लेते-लेते बिताओ और फिर और बीच में हमने सुना था डॉक्टर नौशाद कि वहाँ पे जो बच्चे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में थे, हुँ, हुँ। तो उनके एकेडमिक्स तो वहीं पे पॉज़ हो गए। जी, क्यों जी। तो उन्हें क्या हमारे यहाँ से इंडिया से एनएमसी अलाउ कर रहा है ट्रांसफ़र के लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में या अभी भी उस चीज़ को लेके स्ट्रगल चल रहा है यूक्रेनियन पहले इस एफएमजीज़ पे का? स्ट्रगल चल रहा था कि इनमें ट्रांसफर अलाउड नहीं था। ओके, बट अब रिसेंटली ये चीज़ अप्रूव हो गई कि वो ट्रांसफर ले सकते हैं। ओके, ओके। सो ओके थैंक यू डॉक्टर नौशाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हुई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जी। रहा हमारा ये कन्वर्सेशन सो इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट एंड प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक अ वीडियो एंड शेयर अ चैनल